Okay, so hello everyone. This is lecture number 2 of a solid state, and let us start our discussion. हम अपना discussion start कर रहे हैं. I request all the participants कि वो time पे आ जाया करें ताकि timely class start हो सके. तो this is lecture number 2. lecture number 1 में हमने types of solids के बारे में discuss किया था. NCERT किताब में शुरुआत में दे भी रखा है. आइए लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं. मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑन करने जा रहा हूं. अब आपको हमारा कंप्यूटर स्क्रीन दिखने लग जाएगा. तो बताइए स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर. ठीक. तो हम टाइप ऑफ सॉलिड्स जो है वो क्या कहते हैं लिख रहे थे. टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में हम लिख रहे थे. अब उसमें जो अगला टाइप का सॉलिड जो बचा हुआ है जिसको हमको डिस्कस करना है, लास्ट वन विच इज लेफ्ट, मेटालिक भी डिस्कस कर लिया था. अगला लास्ट टाइप जो हमारा बचा हुआ है वो फिर वो है कोवेलेंट. एक और नाम है नेटवर्क या फिर एटॉमिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. कोवेलेंट या फिर एटॉमिक या फिर नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड. कोवेलेंट या फिर एटॉमिक या फिर नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो ये क्या रहता है? कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड क्या रहता है? ठीक, कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्चुअल के केमिकल बॉन्ड है. कोवेलेंट या फिर नेटवर्क या फिर एटॉमिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आइए इसके बारे में जानते हैं. कोवेलेंट या फिर नेटवर्क या फिर एटॉमिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कोवेलेंट या फिर नेटवर्क या फिर एटॉमिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आइए इसके बारे में हम जानते हैं. छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा ताकि कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी आगे नहीं हो. ठीक, लिखते हैं भाई इसके बारे में. ये क्या है? हैंड टू हैंड लिखते चलेंगे. ठीक. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, प्लीज राइट. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, constituent particles are atoms. Constituent particles are atoms which are constituent particles are atoms which are held together by network of covalent bonds. Constituent particles are atoms which are held together by network of covalent bonds. Mainly formed by non-metals. ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वही ये बनाते हैं. Mainly formed by non-metals. Very high melting point and boiling point. Due to strong कोवेलेंट बॉन्ड. बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सारे पॉइंट्स मैं लिखवा दे रहा हूं, इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकता है और हम अभी करेंगे भी सवाल. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका. क्या एक एक्सेप्शन है? वन एक्सेप्शन इज देयर. एक्सेप्शन है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट आपके नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोवेलेंट या फिर नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्योंकि वो उसमें एक sp2 हिब्रिडाइज कार्बन रहता है, और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. एक अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन रहता है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें इधर उधर घूमने वाला, और इसकी वजह से वो गुड कंडक्टर बन जाता है. इट कंटेन्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो गुड कंडक्टर बन जाता है. अदरवाइज बाकी सारे तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे.
Please write these points so that we can move ahead. सर जी बताइए मैम। इन्हें जाइंट मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? और क्या चीज? जाइंट मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं इन्हें? हाँ, ये जाइंट मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, बिल्कुल बहुत सारे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। दे आर जाइंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज आल्सो ट्रू। कोवेलेंट या फिर ये दे आर आल्सो नोन एज जाइंट मॉलिक्यूल। बहुत बड़े, बहुत सारे एटम साथ में जुड़े हुए होते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल्स। लिख लिया हो तो बताइए प्लीज। यस सर। चलिए, चलिए यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? एग्जाम्पल्स नोट डाउन कीजिए। डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। और भी एग्जाम्पल है, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी एग्जाम्पल है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ये सब इसके एग्जाम्पल्स में लिख लीजिएगा, ठीक। भाई किया, नोट डाउन किया? आदित्य नोट डाउन किया? यस सर। कर लिया नोट डाउन? यस सर। चलिए 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 भाई, यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले ये बताइए कि केएफ कौन सा सॉलिड है? चलिए इधर से आदित्य आप ही बताइए, केएफ कौन सा सॉलिड है, बताइए। पोटेशियम फ्लोराइड कौन सा सॉलिड है, बताइए। आदित्य कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। सर मेटेलिक। ये मेटल है? पोटेशियम फ्लोराइड तो यार एक कंपाउंड है, इसमें कोई अकेला मेटल है? फ्लोरीन मेटल है? नो सर। तो फिर अंशुल गर्ग? पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। पोलर, देखिए पोलर तो कोई आंसर ही नहीं होता यार। पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर, या फिर मेटालिक, या फिर आयनिक, या फिर कोवेलेंट। तो कम से कम नाम तो सही से लीजिए। पोलर क्या पोलर मेटालिक ऐसा कौन सा लिखवाया था? देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, आप यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मैं हर किसी को बता दे रहा हूं यहाँ पर, बिल्कुल ओपनली बता दे रहा हूँ। कुछ बातें, ढकी छुपी बातें अपने को करना आता नहीं है। पहली बात, आप लोगों के वैसे ही हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि 11th क्लास फॉर व्हाटएवर रीजन आपने सही से नहीं पढ़ी है, बेसिक्स क्लियर नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम क्लास अटेंड कर रहे हैं फिर हम अगले दिन आके फिर से क्लास अटेंड कर दे रहे हैं, नो, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों में ऐसे हालात आ जाएंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर जो भी पिछली क्लास का पढ़ के बिना अगली क्लास में आ गया, he or she would not be able to survive in the class। आपकी ये नौबत आ जाएगी कि आपको यहाँ से छोड़ के भागना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मैं हर किसी से ओपनली बिल्कुल बोल रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ पैशन के लिए आप अगर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, अपना टाइम पास कहीं और से कर लीजिए।
यहाँ पर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए ये जगह है, ये सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए जगह है, जिनको टाइम पास करना है उनके लिए ये जगह ठीक नहीं है। हमारी साइड से हर टाइप का सपोर्ट रहेगा, मगर उनके लिए कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है देन दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू, आई कैन गारंटी। बट अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है देन प्रॉब्ली यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनका मेन काम है आपको खुश रखना, आपको खुश रखना, आपको हैप्पी फील कराना, आप वहां जा सकते हैं। बट यहाँ पर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उल्टे सीधे आंसर मुझको नहीं चाहिए। अगर पिछली क्लास का बिना पढ़े हुए अगली क्लास में आ जाए, आई श्रेड यू इनटू पीसेस ईच एंड एवरी वन। ठीक, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। दीक्षा, पोटेशियम फ्लोराइड कैसा कंपाउंड है? So ionic crystalline solid. Ionic crystalline solid, ionic crystalline solid, it's an ionic crystalline solid, it's an ionic compound। पहले को लिखिए, ionic crystalline solid, ionic crystalline solid, it's an ionic crystalline solid, ionic crystalline solid, ionic crystalline solid। दिव्यदीप सिंह, HF कैसा कंपाउंड है? दिव्यदीप सिंह, HF कैसा कंपाउंड है बताइए। दिव्यदीप, आवाज आ रही है या नहीं? जितने आप बताइए कैसा कंपाउंड है HF? सर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन। कॉपी में लिखो। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कनिष्क उपाध्याय, HCl कैसा कंपाउंड है? HCl कैसा कंपाउंड है HCl? so it will be also hydrogen bonded molecular crystalline कॉपी solid। देखिए अपनी, कॉपी देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है HCl में। नोटबुक देखिए। पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर, कॉपी देखिए भाई, कॉपी में लिखवाया हुआ है पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से हो रही है HCl में? पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। खुशी राठौड़, F2 बताइए कैसा कंपाउंड है? सर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नॉन पोलर, फ्लोरीन के केस में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन पोलर, फ्लोरीन के केस में नॉन पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये F2 है, फ्लोरीन है। ठीक, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। लोगों ने बताया कि भाई किसमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बताया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं कुछ और चीज भी पूछ रहा हूँ, यही हैंड टू हैंड में कुछ और चीज भी पूछ रहा हूँ, खुशी वाशने, KF आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बताइए। यस सर।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बताइए? Sir, Coulombic force of attraction. वेरी गुड, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केएफ के अंदर कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या आयन आयन वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एचएफ के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? खुशी वाशने आप ही बताइए। Sir, hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HCl के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बताइए? खुशी वाशने आप ही बताइए। Sir, dipole force of attraction. वेरी गुड, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। F2 के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? खुशी राठौड़ आप बताइए। Sir, F2K. हाँ, F2 में Sir, dispersion force. हाँ, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। डिस्पर्जन फोर्स, लंदन डिस्पर्जन फोर्स या वैंडरवाल फोर्स की एक टाइप डिस्पर्जन फोर्स। वेरी गुड। नॉन पोलर के अंदर डिस्पर्जन फोर्स होती है। वेरी गुड। पिछली क्लास का नोट्स पढ़ के रखे यार, यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे। ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है कि आपने देख लिया वीडियो और अपने मन को सेटिस्फाई कर लिया कि आप पढ़ रहे। मैं ऐसे हर किसी का जीना दूभर कर दूंगा जो पढ़ाई नहीं करेगा। आप गलत जगह पर हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो देन सिनर्जी क्लासेस आर नॉट मेंट फॉर यू। ये सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए क्लासेस। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं मगर नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। अब ये सारी चीजें आपने बता दी है, बहुत अच्छी बात है। अब ये कहा हुआ है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करना है। अभी नंदिनी खंडेलवाल बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट यानी सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करना है। बताइए बताइए बताइए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली हायर होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स में। तो सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करना है। कैन यू हियर मी? यस सर। देन प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले पोलर होते हैं, फिर नॉन पोलर, फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड और मतलब फिर आयोनिक। नहीं, आपके अकॉर्डिंग यानी पोलर से ज्यादा नॉन पोलर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी? नो सर, नॉन पोलर में कम होगी, पोलर में ज्यादा होगी और आयोनिक में बताइए, तो फिर आंसर बताइए। आई वांट द आंसर। सर केएफ में। मैम सिंपली टेल मी द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सर केएफ आयोनिक है तो उसमें सबसे ज्यादा होगा। मैम सबसे कम बताइए। मैं कम पूछ रहा हूं, आप ज्यादा बता रही हैं। सर सबसे कम HCl में होगा। अच्छा, HCl कैसा है? पोलर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। पोलर से कम किस में होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन है? सर नॉन पोलर F2। तो सबसे कम किस में होगा? F2। फिर F2 से ज्यादा किस में होगा? सर HCl। फिर HCl से ज्यादा किस में होगा? सर HF। HF से ज्यादा किस में होगा? KF। ठीक, ये दिस इज द आंसर। F2, HCl, HF और KF। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, इसमें कोलम्बिक फोर्स है आयन आयन की, फिर HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में डाइपोल डाइपोल है, ठीक, और इसमें डिस्पर्जन फोर्स है, लंदन फोर्स है। तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ये होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे और हम बड़ी बड़ी बातों से हमको फुर्सत नहीं मिल रही होगी, हमको हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे नहीं, हम सातवें आसमान पे उड़ रहे होंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने ये किताब पढ़ ली, हमने वो किताब पढ़ ली, मगर ना पढ़ी तो NCERT, और इसीलिए हमारी ये हालत होगी और ये गत बनेगी हमारी। ठीक, अगर किसी को कुछ नोट डाउन करना है प्लीज नोट डाउन करिए और बी सीरियस। अगर आप सीरियस नहीं है तो अच्छी बात नहीं होगी। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए जगह है ये पढ़ने के लिए, नॉन सीरियस कहीं और जा सकते हैं। नॉन सीरियस वालों को मैं यहाँ पे टिकने नहीं दूंगा।
लिख लिया? बताइए, लिख लिया? लिख लिया? नोट डाउन किया? यस सर। चलिए, युगवाश ने वाटर कैसा सॉलिड है? युगवाश ने बताइए वाटर कैसा सॉलिड है? पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड। व्यास ने मोबाइल के पास आके बोलिए, जोर से, आवाज नहीं आ रही है। सर पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। नहीं, पोलर नहीं। वाटर के अंदर क्या हो रही थी? कॉपी देखिए, बिल्कुल गलत आंसर। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाटर कैसा है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। यश चौधरी, कार्बन कैसा है? यश चौधरी, कार्बन कैसा सॉलिड है? नॉन पोलर। यश चौधरी, आवाज आ रही है? बताइए, पोलर। बोलिए। नॉन पोलर। नॉन पोलर है? क्या है? कैसा सॉलिड है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। बिल्कुल गलत आंसर। अभी लिखवाया है, अभी लिखवाया है। ये देखिए क्या है, ये क्या है? अभी लिखवाया है। कैसा सॉलिड है? कैसा सॉलिड है कार्बन? बताइए। सर कोवेलेंट बॉन्डिंग से। नेटवर्क या फिर कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेटवर्क या फिर कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेटवर्क या फिर कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज आइदर अ नेटवर्क सॉलिड और या फिर कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक। कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये बताइए कैसा है? ये बताइए भाई, कार्बन डाइसल्फाइड, इट इज जस्ट लाइक CO2। इट इज जस्ट लाइक CO2 CH2 ऐसे करके। उत्कर्ष, कैसा हो जाएगा? बताइए। सर कोवेलेंट। कोवेलेंट नहीं हो जाएगा सर। कोवेलेंट CO2 इट इज नॉट। ये तो कोवेलेंट तो एक मॉलिक्यूल है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या हो जाएगा? इट इज अ मॉलिक्यूल। नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखते चलेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत मेहनत की जरूरत है। पूरी 11th क्लास उजड़ी पड़ी है, बहुत मेहनत की जरूरत है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। KF बताइए कैसा होगा? KF, KF पोटेशियम फ्लोराइड, ये तो अभी बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी आया था, फिर से आ गया, फिर से आ गया, पिछले क्वेश्चन में भी आया था। KF कैसा होगा? प्रियांश बताइए। सर आयोनिक क्रिस्टलाइन। आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, गुड। आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। कुमकुम, ये बताइए टिन कैसा होगा? कुमकुम बताइए। मेटालिक। सर मेटालिक होगा। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज गोइंग टू बी मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। H2O, फिर हमारा SN आएगा, फिर आई थिंक नहीं, हाँ SN आएगा, हाँ, फिर KF आएगा। नहीं, KF आते हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है कुमकुम, अभी जब पूछे तब बताइएगा। ठीक, नो प्रॉम्प्टिंग प्लीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बतानी है इनमें। ये सब निकल कर आ गई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये देखिए,
एस्टिमेट द ऑर्डर इन इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग मतलब कम से ज्यादा, ज्यादा फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। सबसे कम किसका होगा, फिर उससे ज्यादा किसका होगा, फिर उससे ज्यादा किसका होगा, फिर उससे ज्यादा किसका होगा? बताइए बताइए प्लीज बताइए। सबसे कम, हाँ भाई प्रियांशी बताइए, आप बता रही थी, बताइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। सर सबसे कम CH2 का, ठीक है, फिर H2O, अच्छा ठीक, सर SN, SN ठीक, फिर KF KF, और कार्बन। हाँ कोवेलेंट या नेटवर्क का बहुत ज्यादा हाई होता है तो वेरी गुड आंसर। CS2 का, फिर H2O का, फिर SN, फिर KF, फिर कार्बन। राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये इसका आंसर है। ये ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है। नोट डाउन कर लेंगे सब लोग, नोट डाउन करने का टाइम मिल रहा है, नोट डाउन करिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। आई होप साथ ही साथ में लोग नोट्स बनाते भी चल ले। सर जी बताइए। सर वाटर का सॉलिड आइस होएगा? हाँ वाटर का सॉलिड आइस होगा। जब वाटर सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे आइस कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। ओके सर। अगर लिख लिया हो तो बताइए, कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़े। लिख लिया हो तो बताइए भाई, आगे बढ़े। सर SN का क्या था टाइप? हाँ लिख लिया है, बताइए भाई, आगे बढ़ सकते हैं अगर सारे बच्चों ने लिख लिया हो तो। कैन वी मूव सर SN अहेड? का टाइप बता दीजिए। क्या चीज? SN का टाइप। हाँ सर SN बोलते हैं टिन को। SN इज द सिंबल फॉर टिन, और टिन एक मेटल है। तो जब मेटल है तो फिर कैसा सॉलिड होगा सर, बताइए? टिन एक मेटल है तो कैसा सॉलिड होगा? मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, ओके सर। ओके। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ओके, ये कौन बताएगा? राजन महौर 1.4 क्वेश्चन पढ़िए। राजन 1.4 क्वेश्चन पढ़िए। Refractive index of a solid is observed. जोर से पढ़ो यार, मोबाइल के पास आगे। Refractive index of a solid is observed to have the same value along all directions. Comment on the nature of this solid. बताइए Would it show cleavage property? बताइए। सबसे पहले ये यार जोर से बोल लो भैया, जोर से बोल लो यार, पास आके। आपकी आवाज आपको खुद को भी सुनाई ना दे रही हो, जोर से बोलो भाई। सबसे पहले ये बताइए कि ये कैसा सॉलिड है? राजन ये कैसा सॉलिड है? कोवेलेंट है आपके, सॉरी ये मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अमॉर्फस सॉलिड है? बताइए। Sir, amorphous solid. हाँ भैया कितनी दूर से पता नहीं बोल रहे हैं आप, आपकी कोई आवाज ही नहीं आ रही है। टाइप कर दीजिए अपना रिस्पॉन्स, टाइप कर दीजिए। अगर लिख नहीं सकते तो, बोल नहीं सकते तो टाइप करिए। कैसा सॉलिड है बताइए? टाइप योर रिस्पॉन्स। दिव्यदीप बताइए कैसा सॉलिड है ये? दिव्यदीप आवाज आ रही है मेरी? दिव्यदीप कैन यू हियर मी? यस सर। सर कैसा सॉलिड है ये बताइए?
अमॉर्फस। कैसे वो क्यों आपने अमॉर्फस क्यों कहा इसको, बताइए, रीजन बताइए। आइसोट्रोपिक होता है इसकी। वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। आइसोट्रोपिक कैसे पहचाना आपने, कैसे पहचाना आइसोट्रोपिक है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, वो अलग अलग डायरेक्शंस में सेम है, इस वजह से। हाँ, वेरी गुड आंसर। अब ये बताइए सर, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी? कल बताया है सर, ये कल बताया है। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, बताइए। नहीं शो करता। नहीं शो करता, क्यों नहीं करता? इसमें सर मतलब मॉलिक्यूल्स रेगुलर, मतलब एक जैसे उसमें वो नहीं होते। हाँ, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं और इसीलिए रैंडमली अरेंज होने के कारण क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है काटने पे बिल्कुल हमेशा एक जैसा ही, हर बार एक जैसा सरफेस मिले, चाहे कहीं से भी काट लो। तो नो इट विल नॉट शो cleavage property. No, it will not show cleavage property. It will not show cleavage property. नहीं दिखाएगा cleavage property. नहीं दिखाएगा cleavage property. नहीं दिखाएगा cleavage property. नहीं दिखाएगा cleavage property. यश शुक्ला आवाज आ रही है? यश शुक्ला आवाज आ रही है? यश शुक्ला, कैन यू हियर मी? यश शुक्ला आवाज आ रही है आपको? यश शुक्ला आवाज आ रही है? यशुवर्धन आवाज आ रही है? यस सर। यशुवर्धन सवाल पढ़िए। Solid A is very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? तो बता भी दीजिए, बहुत अच्छा सवाल पढ़ लिया तो फिर बता भी दीजिए। सर इसमें सर कोवलेंट नेटवर्क है। वेरी गुड आंसर, एकदम आज फॉर्म में चेन्नई सुपर किंग्स की तरह। कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे पहचाना, कैसे पहचाना धोनी, कैसे पहचाना, कैसे पहचाना आपने कि ये कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बताइए। बिकॉज सर इसमें जो इसका जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है, ठीक, जो मोल्टन स्टेट पर मेल्ट करने के बाद, मतलब सर हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर रहा है। ठीक, तो हाई टेम्परेचर पे तो मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी मेल्ट करते हैं, आयनिक वाले भी मेल्ट करते हैं। तो हाई टेम्परेचर से सिर्फ पहचान लिया आपने, कैसे पहचाना कि ये कोवेलेंट क्रिस्टलाइन? आंसर सही है, मगर मुझे रीजनिंग तो बताइए कि आपने कैसे पहचान लिया कि कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है? हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करने के बाद भी इसका इलेक्ट्रिकल जो इंसुलेटर है वो काफी हाई है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, कि इवन पिघलाने के बाद में भी वो इंसुलेटर है, सॉलिड में भी एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। वेरी गुड आंसर, और इसीलिए वो कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आयनिक होता तो वो सॉलिड में तो बैड कंडक्टर होता, मगर मोल्टन में क्या हो जाता? गुड कंडक्टर। मगर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, अगला क्या लिखा हुआ है, अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल पढ़िए। यशुवर्धन आप ही पढ़िए। So 1.8 ionic solid conduct electricity in molten state but not in solid state. Explain. हाँ, आयनिक जो है वो सॉलिड्स हैं, वो मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मगर सॉलिड स्टेट में नहीं करते। कुमकुम बताइए क्यों नहीं करते? They do not have free electrons. They do not have free electron, तो मोल्टन स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उनके पास? Yes sir. क्या फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? मैंने NaCl को पिघला दिया, इसमें कहाँ आ गए फ्री इलेक्ट्रॉन, मुझे बताइए। ये आंसर नहीं है मैम इसका, ये आंसर नहीं है। दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच। दीक्षा अग्रवाल बताइए।
दीक्षा अग्रवाल बताइए। दीक्षा आवाज आ रही है? Yes, sir. बताइए। आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। कल की कॉपी पढ़ी थी या नहीं? Yes, sir. पढ़ी थी या नहीं? Yes, sir. पढ़ी थी। तो बताइए। आयंस फॉर्म हो जाते हैं सर, इसलिए मूव कर लेता है। ठीक है, आदित्य ने अपना रिस्पॉन्स टाइप करके भेजा है कि सॉलिड्स में जो है वो चार्ज कैन नॉट मूव। यस, और मॉल्टेन में वो मूव कर सकते हैं। आयनिक सॉलिड में चार्जेस तो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मगर वो सॉलिड स्टेट में मूव नहीं कर सकते, मॉल्टेन स्टेट में मूव कर सकते हैं। कुमकुम बात समझ में आई? इन सॉलिड स्टेट द चार्जेस कैन नॉट मूव बट इन मॉल्टेन स्टेट दे कैन मूव। बात समझ में आई कुमकुम? यस सर। चलिए भाई, होमवर्क नोट डाउन करेंगे। होमवर्क नोट डाउन कीजिए, एनसीईआरटी होमवर्क नोट डाउन कीजिए। 1.1 इंटेक्स क्वेश्चन, 1.2, 1.3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तो अभी इन्होंने बता ही दिया। 1.4 तो दिव्यदीप ने बता ही दिया। फिर 1.6, 1.9, 1.7 और 1.7 तो बता दिया अभी यशुवर्धन ने। 1.8 बता दिया आपके आदित्य ने। चलिए वो भी अगर चाहें तो कर लीजिएगा, कॉपी में तो होने ही चाहिए। फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.9, ये सारे क्वेश्चन मुझको चाहिए टुनाइट बाय 10 PM। आज रात 10 बजे तक चाहिए। आज रात 10 बजे तक चाहिए। आज रात 10 बजे तक चाहिए। प्रियांश कब तक चाहिए? प्रियांश सर आज रात 10 बजे तक। भेजेंगे या नहीं? सर कैसे भेजना है? कैसे भेजना है? अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली राइट करिएगा, कॉपी में प्रॉपरली लिखिएगा, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट हेल्प। खुद से जितने हो रहे हैं करिएगा, वरना फिर मैं डिस्कस करूंगा बिना इंटरनेट की हेल्प के। उसके बाद में फिर फोटो लेके मुझको व्हाट्सएप करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। यस सर। कब तक? 10 PM। आज रात 10 बजे तक। कोई ज्यादा मुश्किल कुमकुम काम होगा या नहीं? ओके सर। हाँ, सबसे पहले आप ही का चेक करूंगा। ओके सर। ठीक, तो ये हमारा जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है ये, कि आपको करने रहेंगे। सब लोगों को पॉजिटिवली काम भेजना है, जो नहीं होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब आइए अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ से, और अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सबसे पहले आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट से हम क्या समझते हैं? हाँ भाई, हर किसी के स्कूल में पीटी होती है। पीटी होती थी या नहीं स्कूल में? बताइए। पीटी होती है, छोटी क्लासेस में स्कूल में पीटी होती है। बताइए, पीटी सुनी है? देवांश, पीटी होती थी स्कूल में या नहीं? देवांश आवाज आ रही है? देखिए, सपोज करिए कि हमारे स्कूल में पीटी होनी है, तो पीटी या कोई फंक्शन वगैरह होना है, तो उसमें उन्होंने ऐसे पॉइंट्स बना दिए, इस टाइप से पॉइंट्स बना दिए। ये पॉइंट्स बना दिए कि भाई यहाँ ये पॉइंट्स है, और यहाँ पर जो है इन पॉइंट्स पे आपको जो है वो आके मतलब कि खड़े होना है। इन पॉइंट्स पे आपको आके खड़े होना है।
तो ये अभी ये पॉइंट्स तो जो है उन्होंने बस चूने से ग्राउंड पे बना दिए, तो अभी कोई हमें 3 डायमेंशनल फिगर नहीं दिख रहा है, मगर ये पॉइंट्स जो है इन्हीं पे आके बाद में स्टूडेंट्स खड़े होंगे तो फॉर्मेशन बनाएंगे, बहुत अच्छी से सिमेट्रिकल अरेंजमेंट दिखाएंगे, बहुत देखने में अच्छा लगेगा। तो ये पॉइंट्स जो है ऐसे ही हमारा जो कोई सॉलिड स्टेट में भी रहता है कि वो जो पॉइंट्स रहते हैं, जिन पॉइंट्स पे बाद में आके एटम्स रहेंगे, तो वही पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, लैटिस पॉइंट्स। और वो पॉइंट जहां बाद में जाके एटम्स, कंस्टिट्यूएंट एटम्स रहने लग जाते हैं, अभी जब तक रहे नहीं है तब तक वो सिर्फ पॉइंट्स कहलाएंगे, जब रहने लग जाएंगे तो क्रिस्टल, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस कहने लग जाएंगे। अभी जब तक रहे नहीं है वो केवल जब पॉइंट्स है तो वो लैटिस पॉइंट्स कहलाते हैं। तो प्लीज राइट। ठीक, लिखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। अंशुल गर्ग पढ़िए, अंशुल गर्ग पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। Definition: lattice. It is the periodic arrangement of the points such that the environment at any point is the same as at any other point. Every point in lattice should have same surrounding. ठीक, नोट डाउन करिए, फिर समझेंगे इसको। नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए। सर इसका क्या मतलब है, एनवायरनमेंट एट एनी पॉइंट इज द सेम? हाँ, इसका जो है वो क्या कहते हैं, इसका मतलब यही है कि जो पॉइंट है वो इतने आगे तक के एक्सटेंड हो रहा है, इतने आगे तक के एक्सटेंड हो रहा है कि कहीं किसी भी पॉइंट पे आप जाके देखेंगे तो उसके चारों तरफ एक जैसे ही पॉइंट्स नजर आएंगे आपको, मतलब हर तरफ फैले चला जा रहा है। ओके सर। ये ये लिख लिया हो, पहला पॉइंट लिखा हो, तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत दूर तक के फैला रहता है। ठीक, हाँ भाई नंदिनी, आप एक चीज पूछ रही थी या नहीं? आज पूछ रही थी एक चीज या नहीं? यस सर। वो कब होगा? जब बहुत देर तक पॉइंट्स होंगे जिन पे एटम्स रह रहे होंगे। Each point in a lattice is called lattice point। ठीक, फिर लैटिस पॉइंट को हम बस एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। एक्चुअल में जो है वो क्या कहते हैं कि लैटिस पॉइंट क्रिस्टल से डिफरेंट है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि खाली पॉइंट होने से कुछ नहीं होता। जब उन पॉइंट पे एटम्स रखे जाएंगे, जब उन पॉइंट्स पे एक्चुअल के एटम्स रखे जाएंगे तो एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल तैयार होगा, तब एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल तैयार होगा। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। ये देखिए
ये देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। हैव अ लुक एट दिस। देखिए, सपोज करिए मैं ये इमेजिनरी पॉइंट बना रहा था कि बस यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, ऐसे ऐसे करके पॉइंट है। उससे कुछ नहीं होता जब तक कि मैंने यहाँ पर एक्चुअल में क्या नहीं रखा था। जब तक कि एक्चुअल में क्या नहीं रखा था मैंने, बताइए सर। एटम। एटम। तो वो जब जो है वो क्या कहते हैं कि जब एक्चुअल में मैंने एटम्स रखे हैं तब वो जाके ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बना है। अदरवाइज ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं था। सिर्फ पॉइंट मैं कहती था, हाँ ये देखो यहाँ पर एक मैंने निशान लगा दिया, ये पॉइंट है, यहाँ निशान लगा दिया, पॉइंट है, उनको ऐसी मैंने लाइन से जोड़ दिया, उससे कुछ नहीं होता। मुझे एक्चुअल में क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर? एटम। Are you getting my point? मुझे एक्चुअल में एटम रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके क्रिस्टल बनेगा, और वो जो तैयार होगा उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस. So you need to understand there's a difference between crystal lattice 3 dimensional and crystal simply crystal points, lattice points. समझ में आ रहा है? ठीक, पॉइंट लिखिए भाई, पॉइंट लिखिए, लिखिए पॉइंट, पॉइंट लिखिए। ठीक, अगर लिख लिया हो तो बताइए, आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? यस सर। चलिए चलिए चलिए। लिख लिया हो तो बताइए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, ओके, ठीक। कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़े भाई। ठीक, क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन ये है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक, ये लिखिए, ये स्कूल एग्जामिनेशन में लिखनी होगी। A regular three-dimensional arrangement of constituent particles, they can be atoms, molecules, ions of a crystalline solid at lattice points in three-dimensional space is known as crystal lattice or space lattice. लिखिए, नोट डाउन करिए। नोट इट डाउन प्लीज। सर लैटिस इमेजिनरी होता है? हाँ सर, पॉइंट्स इमेजिनरी होते हैं। स्कूल में पीटी होती है तो पॉइंट्स को सर टीचर सिर्फ जैसे चूने से ऐसे करके किसी वाइट उससे मार्क लगा रहे होते हैं, उनका तो सर कोई मतलब नहीं होता ना सर। यस सर। पॉइंट्स इमेजिनरी होते हैं, वो तो सिर्फ इंडिकेटिव होते हैं, मगर जब वहां पर एक्चुअल में कोई बंदा आके खड़ा होता है तब वो वाली चीज रियल होती है। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। पॉइंट्स का कोई एज सच मतलब नहीं होता, दे आर ऑलमोस्ट इमेजिनरी।
बट जब वहां पर कोई एक्चुअल में कोई चीज रखी जाती है तब उसका महत्व होता है, तब उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है सर? यस सर। चलिए, पॉइंट्स दे आर सिंपली लाइक इमेजिनरी तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि हम बस अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं उन पॉइंट्स को, ताकि उन पॉइंट्स पे हम एक्चुअल में फिर क्या रख पाएंगे? एटम्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये स्पेस लैटिस या 3D लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, इसकी डेफिनेशन लिखिए। पढ़िए भाई देवांश, पढ़िए, क्या डेफिनेशन है, पढ़िए। A regular arrangement of constituent particles, atoms, molecules, ions of a crystalline solid at lattice points in a 3D space is known as crystal lattice or space lattice. लैटिस नहीं सर, दैट इज प्रोनाउंस्ड एज लैटिस। ओके सर, लैटिस। चलिए लिखिए, ये लिखिए, स्कूल एग्जाम में डेफिनेशन आएगी, लिखिए। भाई लिख लिया? बताइए, आगे बढ़े। लिख लिया। चलिए चलिए चलिए, ठीक। अब ये देखिए, वो ये यही हमारे लैटिस पॉइंट्स थे, लैटिस पॉइंट्स थे, ठीक। और इनको ही मिला के हम लैटिस बना सकते थे। अब लैटिस पॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स होते हैं। अब जैसे सपोज करिए, मैं आपको मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। हाँ भाई देवांश, अभी तक यहाँ गए या नहीं? देवांश यहाँ गए अभी तक या नहीं? सर कहाँ पे? लेमन ट्री गए या नहीं? लेमन ट्री नहीं गए अभी तक, घूम के नहीं आए? नहीं सर। सर जगह है कोई? अरे यार, वो जो नया वाला होटल खुला है वहां गए या नहीं? नहीं सर, अभी नहीं गए कहीं पे भी। अभी नहीं गए? पाम ट्री के सामने ही है, पाम ट्री गए या नहीं? नहीं सर। पाम ट्री भी नहीं गए आज तक आप? नहीं सर। सर चलिए, कोई कोई बात नहीं। रेस्टोरेंट है, होटल है? वो आई गेस सर क्या है ये एक होटल है, ठीक। किसी और से पूछ लीजिएगा, वो बता देगा। अच्छा सर, ठीक। अब ये देखिए कि सपोज करिए ये अलीगढ़ में नया होटल खुला है, और मेरे घर में अगर कोई फंक्शन है, बहुत बड़ा सा होटल है, शायद आई एम नॉट श्योर, बट 5 स्टार तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली 3 स्टार होटल तो होगा, अलीगढ़ का सबसे बड़ा है, ठीक। अब कंसिडर अ सिचुएशन कि हमको यहाँ पर कोई, हमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, और उसके लिए मुझे 40 रूम्स जो है वो, यहाँ पर बहुत बड़ा होटल है, 40 रूम बुक करने, 40 रूम्स बुक करने। तो अब मैं ये काम तो नहीं करूंगा कि मैं हर कमरा जा जाके देखूंगा। मैं क्या करूंगा, अपने एनालिसिस के लिए कोई एक रूम देख लूंगा,
कोई एक रूम देख लूंगा और उसको सही से एनालाइज कर लूंगा। अगर वो मुझको पसंद आएगा तो फिर मैं समझ लिए कि मैंने एक रूम को समझा, मानो मैंने पूरा होटल के सारे रूम्स को समझ लिए, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे रूम एक जैसे होंगे दिखने में, सारे रूम दिखने में एक जैसे होंगे। तो अगर मैंने एक रूम को समझ लिया यानी कि मैंने आपके सबको समझ लिया, सारे उसको समझ लिया, सारे उसको समझ लिया, सारे रूम्स को समझ लिया, सारे रूम्स को समझ लिया। एक रूम को समझ लिया यानी सारे रूम्स को समझ लिया। तो वही यहाँ पर फंडा है, वही यहाँ पर फंडा है, वही फंडा है यहाँ पर किसका, यूनिट सेल का। वही फंडा है यूनिट सेल का, वही फंडा है यूनिट सेल का। व्हाट एग्जैक्टली इज अ यूनिट सेल? ये देखिए कि बार बार एक चीज जो रिपीट हो रही है उसको हम यूनिट सेल कहेंगे। पढ़िए भाई क्या लिखा हुआ है, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आप ही पढ़िए, देवांश पढ़िए क्या लिखा हुआ है। The smallest portion of space lattice which when repeated over and over again produces complete crystal lattice. अब ये बिल्कुल वही वाली बात है कि ये जो कमरा है जिसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ये कमरा में बार बार अगर रिपीट कर दूं, इधर इधर की दिशा में, इधर की दिशा में, इधर की दिशा में, इधर की दिशा में, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो मुझको क्या मिल जाएगा, पूरा होटल मिल जाएगा। ऑन सिमिलर लाइंस कि अगर आपको पूरे क्रिस्टल लैटिस को एनालाइज करना है तो आप बार बार क्रिस्टल लैटिस को नहीं देखेंगे, किसी एक चीज को देख लेंगे तो आपको पूरा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिखिए, नोट डाउन करिए, यूनिट सेल की डेफिनेशन नोट डाउन करिए, यूनिट सेल की डेफिनेशन नोट डाउन करिए। Smallest portion of space lattice which when repeated over and over again लिख लिया, नोट डाउन किया, बताइए बताइए बताइए, नोट डाउन किया? यस सर। हाँ भाई, हाँ भाई, प्रियांशी सिसोदिया समझाइए यूनिट सेल क्या है, काइंडली एक्सप्लेन इट टू मी, व्हाट इज अ यूनिट सेल। सर ये क्रिस्टल लैटिस की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम किसी भी डायरेक्शन में रिपीट करें तो सर सबको कंबाइन करके हमारा पूरा लैटिस बन जाता है। हाँ, जैसे जब सपोज करिए ये था, इतना बड़ा सा डायग्राम था, तो इसमें ये वाला पोर्शन जो है जो इन्होंने शेडेड दिखाया हुआ है, ये वाला पोर्शन जो एक क्यूबिक इन्होंने शेडेड दिखाया हुआ है, जिसको इसको आप बार बार अगर हर डायरेक्शन में रिपीट करेंगे, इधर भी, ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, नीचे भी, बैक साइड भी, फ्रंट साइड भी, तो आपका पूरा फिर क्या मिल जाएगा आपको, 3 डायमेंशनल लैटिस। अब यानी कि मुझे अगर पूरे होटल को समझना था तो मुझको पूरे होटल के एक एक कमरे में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक कमरा एनालाइज कर लिया, मानो पूरा होटल एनालाइज कर लिया। तो इसी तरीके से जब मुझको आपके पूरे क्रिस्टल लैटिस को एनालाइज करना होता है तो मुझे पूरे क्रिस्टल में नाचने घूमने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ किसको एनालाइज कर लूंगा, मैं सिर्फ किसको एनालाइज कर लूंगा, बताइए? यूनिट सेल को, यूनिट सेल को एनालाइज कर लूंगा और मैं फिर पूरे जो है वो पूरे क्रिस्टल को एनालाइज कर लूंगा, पूरे क्रिस्टल को एनालाइज कर लूंगा।
पूरे क्रिस्टल को एनालाइज कर लूंगा। यूनिट सेल समझ लिया यानी पूरा क्रिस्टल समझ लिया, यूनिट सेल समझ लिया यानी पूरा क्रिस्टल समझ लिया। ठीक, अब लिखेंगे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। प्लीज राइट पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। आइए हम यूनिट सेल के पैरामीटर्स समझते हैं। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए पैरामीटर्स यही है, जब भी कोई भी यूनिट सेल बन रहा है, ये देखिए एनसीईआरटी का बहुत अच्छा डायग्राम, तो आप पॉइंट्स ले रहे हैं, वो पॉइंट्स ले रहे हैं जहां जहां पर आप जो है जितनी जितनी दूरी पे एटम्स रखेंगे आप वो पॉइंट्स ले रहे हैं आप। तो आप एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, आप वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, आप जेड डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो आपके पैरामीटर्स यहाँ पर 6 हैं, ए बी सी, और फिर एंगल है अल्फा बीटा और गामा। A, B, C और alpha, beta, gamma. These are the 6 parameters. What are A, B, C? What are A, B, C? A, B, C क्या है? Alpha, beta, gamma क्या है? A, B, C are length of edges. मतलब जितनी कितनी कितनी दूरी पे पॉइंट्स लगाए हैं वो A, B, C. A, B, C are edge length. A, B, C ये क्या है? Edge length. अल्फा क्या है? देखिए अल्फा ए और बी को हटा, ए को हटा के बाकी दो, एंगल बिटवीन बी एंड सी। बीटा क्या है? बीटा के टाइम में बी को हटा देंगे, एंगल बिटवीन सी एंड ए। गामा क्या है? गामा के टाइम में सी को हटा देंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। What is alpha? Angle between B and C. What is beta? Angle between C and A. What is gamma? Angle between A and B. A, B, C एज लेंथ है, और कोई जरूरी नहीं है कि हर बार उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। So these are parameters of a unit cell. अब जैसे सपोज करिए मैं कोई क्यूब ले रहा हूं, अगर मैं यूनिट सेल कोई अपना क्यूब ले रहा हूं कि भाई क्यूब ले लिया हमने यूनिट सेल, ये क्यूब है, तो क्यूब के केस में तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये देखिए मान लीजिए ये ए था, ये बी था, ये सी था, यहाँ पर पॉइंट्स पे जो है वो एटम्स रह रहे थे। तो यहाँ के केस में तो हमारा पैरामीटर भी ऐसे बन जा रहे हैं, ए बी सी सब बराबर आ जा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा सब बराबर आ जा रहे हैं, और सब किसके बराबर हो जा रहे हैं? 90 डिग्री। ये भी हो सकता है, मगर कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो सकता है कि पॉइंट्स डिफरेंट जगह पे रखे गए हो सकता है कि आपके एंगल उनके कुछ डिफरेंट टाइप से ओरिएंट किया गया हो उनको। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ भाई पार्टिसिपेंट्स, बात समझ में आ रही है या नहीं? कनिष्क उपाध्याय लिख रहे हैं आप या नहीं? कनिष्क लिख रहे हैं या नहीं? यस सर। कनिष्क घर पे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? कल नहीं करी थी। कर रहे हैं या कर लेंगे? सर आज कंप्लीट कर लूंगा सर, जो भी छूटा। आज कंप्लीट कर लेंगे। संडे को टेस्ट है, ये बात पता है या नहीं? यस सर। इस संडे को टेस्ट है, और इस बार अगर नंबर नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। समझ गए या नहीं? जी सर। पढ़ाई कीजिए बिल्कुल सीरियस होके। जी सर। लिखिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए तो बताइए, आगे बढ़े। बताइए भाई, आगे बढ़े। पैरामीटर्स नोट डाउन किए? यस सर।
चलिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक, एक ऐसा यूनिट सेल जिनमें सिर्फ कॉर्नर्स पर ही एटम प्रेजेंट हो, कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट बनाए गए हो और वहीं पर एटम प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। आइदर विल कॉल इट सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो देखिए, हाउ डू वी डिफाइन सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल? atoms are present at corners of the unit cell। 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट, 8 कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल है, एक सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल है, तो इसलिए इसका नाम है सिंपल यूनिट सेल। एक और नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल। एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। स्वप्निल जैन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। स्वप्निल जैन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Unit cell in which the particles are present only at the corners are called simple unit cell or primitive unit cells. However, हाँ बस ये सर अभी आगे पढ़वाऊंगा, पहले ये डायग्राम आई होप सबने बना लिया होगा। मैंने बनाया था इधर अपना वाला, ठीक। एटम्स आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर, चाहे आप ये बनाना चाहें ये बना लीजिए, ये नहीं अच्छा लग रहा ये बनाना चाहें ये बना लीजिए। अभी हाउएवर पढ़ेंगे, अगर ये बना लिया हो तो सर बताइए, फिर आगे बढ़े। बताइए, बनाया, लिखा, कैन वी मूव अहेड? यस सर। ठीक जी सर, पढ़िए जी। स्वप्निल पढ़िए। however, it has been observed that the particles may be present not only at the corners but may also be present at some other special positions with the unit cells. Such unit cells are called non-primitive unit cells or centered unit cells. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो क्या केवल कॉर्नर पे ही नहीं हो, कहीं और भी प्रेजेंट हो। तो अगर कहीं और भी प्रेजेंट है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अब आइए नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव तो देख लिया हमने, अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के एग्जांपल देखते हैं। many types of non primitive unit cell। many type, बहुत सारी टाइप होंगी उसमें। many types of non primitive unit cell। ठीक, इसमें सबसे पहले टाइप क्या आ रही है आपके? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये इसलिए फुल फॉर्म पढ़ा है FCC।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या है भाई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? व्हाट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? ये देखिए, एटम्स पहले तो 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो फेस है, मतलब ये जो पूरा, जैसे ये इसको फेस कहलाता है, क्यूब का फेस कहलाता है, इस फेस के एकदम सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो फेस है इसके सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, एक यहाँ प्रेजेंट होगा, एक यहाँ प्रेजेंट होगा, एक ऊपर प्रेजेंट होगा, एक नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक। फिर मैं इधर ऐसे करके बना दे रहा हूं ताकि आप पहचान पाएंगे। एक यूं फ्रंट में प्रेजेंट होगा, लाइक दिस इज एट द फ्रंट, और एक इसी के पीछे जा रहा होगा, और लाइक दिस इज एट द बैक। तो ये फेस सेंटर्ड हो गया। सबको हम कनेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे करके दिखाने के लिए, विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। और ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, फ्रंट बैक, और इसको देखिए, इसको मैं बोल दे रहा हूँ टॉप, इसको मैं बोल दे रहा हूँ बॉटम। सर हर फेस के सेंटर में होना जरूरी है? जी जी, तभी फेस सेंटर कहलाएगा। 6 फेसेस है, 6 के 6 फेसेस के सेंटर, all 6 faces, all 6 faces। चलिए आप ही पढ़ दीजिए नंदिनी। हाँ भाई, फेस सेंटर क्या होता है? पढ़िए पढ़िए, फेस सेंटर पढ़िए नंदिनी, पढ़िए। When the particles are present not only at the corner but also at the center of each of the unit cell is called face centered unit cell। ठीक, अब ये देखिए 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, फिर ये लिखा हुआ है टी। टी का मतलब क्या? टॉप पे भी, टॉप वाले फेस पे प्रेजेंट है। फिर लिखा हुआ है बीओ। बीओ का मतलब क्या बताइए? बॉटम। बॉटम। फिर लिखा हुआ है इधर एल। एल का मतलब क्या? लेफ्ट। फिर लिखा हुआ है आर। आर का मतलब क्या? राइट। फिर लिखा हुआ है ऐसे करके देखिए एफ। एफ का मतलब क्या? फ्रंट। फिर लिखा हुआ है बा। बा का मतलब क्या? बैक। बैक। ओके 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 ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फेस सेंटर्ड लिखिए, लिखिए, बनाइए, 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 लिखिए, बनाइए। पहले लिखिए फिर बनाइए। हाँ भाई, बना लिया, बताइए। बनाया? उत्कर्ष बना लिया डायग्राम? उत्कर्ष? यस सर, बन गया। यस सर। फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड इधर लिख लेंगे पूरा नाम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में FCCV कहा जाएगा। 8 corners and all 6 faces. Atoms present at, constituent particle present at all the 8 corners and at the center of 6 faces. और ये लिखेंगे, लिखना होगा, atoms are present at all the 8 corners and all the center of all the 6 faces of a cube. लिखना होगा, ये लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिख लिया?
सर हम यूनिट सेल्स को क्यूब की शेप में डिफाइन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन मैम। जरूरी नहीं है बट ज्यादातर के केस में क्यूब रहता है। इट कैन बी क्यूबॉइड आल्सो, इट कैन बी हेक्सागन आल्सो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो है वो क्या कहते हैं कि इनिशियली अभी हम क्यूब ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विल कम बैक टू इट आगे की क्लास में। बट कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा क्यूब हो, बट हाँ ज्यादातर केस में होगा भी। अगला क्या आ रहा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अचिंत कौशल पढ़िए क्या लिखा हुआ है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पढ़िए। अंशुल गर्ग आप पढ़िए। Body centered unit cell when in addition to the particle at the corner of the cube, there is one present at the body center position of the unit cell. Then the unit cell is called body centered unit cell. चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ये देखिए इस बॉडी सेंटर्ड को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बहुत से लोग क्या बोलते हैं, बीसीसी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीसीसी। हाउ टू डिफाइन बीसीसी? Atoms are present at all the 8 corners. 8 corners पे present होंगे, all 8 corners। और एक और एटम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एकदम बॉडी के सेंटर। एक प्रेजेंट होगा बॉडी के सेंटर, तो हम उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। 8 कॉर्नर और एक एकदम बीचम बीच बॉडी के सेंटर, ठीक है। लिख लिया बॉडी सेंटर्ड या बीसीसी? लिखा या नहीं बताइए। Atoms are present at all the 8 corners and one body centered. बताइए भाई, आगे बढ़े। अगर लिख लिया हो सबने तो कैन वी मूव अहेड? यस सर। आगे बढ़े, ठीक। फेस सेंटर्ड हो गया। देन लास्ट वन इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, व्हाट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल? व्हाट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल? ये देखिए, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल लिखिए, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। Atoms are present at all the 8 corners, ठीक। एंड कोई दो ऑपोजिट फेस। अभी जैसे नंदिनी, फेस सेंटर क्या था बताइए, फेस सेंटर क्या था नंदिनी? सर सारे कॉर्नर्स पे हो, हाँ, और फेस के सेंटर में हो। हाँ, मगर यहाँ पर क्या है, किन्हीं दो फेस, ऑपोजिट फेस के सेंटर पे। एंड एट द सेंटर ऑफ any two
ऑपोजिट, आमने सामने वाले, एनी टू ऑपोजिट फेसेस, at the center of any two opposite faces. डायग्राम बनाइए। इन सब का फिजिकल मीनिंग क्या होगा, इनको हमें कैसे पढ़ना होगा, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये फालतू की बात है, ये किस लिए पढ़ रहे हैं, इन सब को हम आगे चल के देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो इररिलेवेंट है, नहीं नहीं, इनकी आगे जरूरत पड़ेगी और आगे चल के हम इसको देखेंगे। ये टाइप ऑफ यूनिट सेल हो गए। लिखा भाई, नोट डाउन किया? नोट डाउन किया? यश शुक्ला, नोट डाउन किया आपने? यश शुक्ला? यस सर। ओके, सो ये हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अब आगे की क्लास में हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन रह रहा है और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक, सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। और होमवर्क जो आपको बोला हुआ है वो 10 बजे तक मुझे मिल जाना चाहिए। रेस्ट वी विल continue our discussion in the next class. Thank you. Thank you, sir. Everyone. Thank you, sir. Thank you.